हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड का वन शॉट वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड को हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट फ्रॉम इट्स बिगनिंग। मतलब कि इंट्रोडक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसे जल्दी कंप्लीट करने की इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी आई थी वो सबसे पहले चाइना, जापान और कोरिया में आई थी। यानी कि ये पूरा चैप्टर प्रिंट के ऊपर है। अब सवाल उठता है कि प्रिंट सबसे पहले आया कहाँ पे। तो सबसे पहले प्रिंट आया था चाइना पे, जापान पे और कोरिया में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि प्रिंट, अब प्रिंट भी जो आप देखोगे कि सबसे पहले प्रिंट हमने देखा चाइना, जापान और कोरिया में है। लेकिन चाइना में एक नया तरीके का प्रिंट कल्चर उभर कर आया। उसको हम कहते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। चाइना में एक नया स्टाइल आया प्रिंटिंग का जिसे हम कहते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुआ। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता था दैट इट रब द पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वुड ब्लॉक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है। अब इसमें मैंने कुछ भी लिखा, लेट्स से मैंने लिखा दैट आई स्टडी इन क्लास 10th। ये मैंने लिखा इस टुकड़े पे। फिर मैंने क्या किया, इंक लिया और इस इंक लेकर मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया। फिर मैंने एक पेपर लिया, यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया और फिर इस वुड को मैंने इस पेपर के ऊपर प्रेस करा। तो जो भी मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था दैट आई स्टडी इन 10th क्लास, वो यहाँ पे छप गया। तो इसे हम कहते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अकॉर्डियन बुक क्या होता है? अकॉर्डियन बुक बेसिकली चाइनीज़ ओल्ड बुक, यानी कि चाइना की पुरानी बुक्स को अकॉर्डियन बुक कहा जाता है। आप देखोगे फोल्डेड और स्ट्रेच होती थी एक साइड पे। जैसे एक साइड पे इन्होंने क्या किया, फोल्ड और स्टिच कर दिया उसको लाइक दिस, ठीक है। कैलीग्राफी क्या है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। मतलब कि एक कैलीग्राफी एक लिखने का तरीका है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है दिखने में, ठीक है। और इसे करते कौन थे? से सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन इसको कैरी आउट करते थे, ठीक है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम चाइना रिमेन द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। चाइना में सबसे पहले आया और चाइना ही मेजर प्रोड्यूसर रहा प्रिंट का। फर्दर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक्सपैंड द यूज़ ऑफ प्रिंट मटेरियल। अब क्या होता था कि बाकी देशों में जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी वो दूसरे मेथड से इलेक्ट करी जाती थी। बट चाइना में जो उसके चाइना के जो मेजर पोजीशन होते थे, ठीक है, जैसे मंत्री मंत्री ये सब, वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से चुने जाते थे, ठीक है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाते थे। अब ऑफ कोर्स ये बात है, एग्जामिनेशन के लिए बुक्स चाहिए थी, तो बुक्स प्रिंट हुई। तो इस तरह से क्या हुआ कि चाइना में बुक का एक्सपेंशन हुआ। और चिल्ड्रन के साथ साथ, स्कॉलर्स के साथ साथ मर्चेंट्स ने भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया प्रिंट का, क्योंकि उन्हें अपने दिन भर के खर्चे और वो सब लिखना पड़ता था। रिच वुमेन भी जो है पोइट्री और प्लेस को रीड और लिखती थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पनीड बाई न्यू टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड न्यू, मतलब कि वेस्ट में भी नई नई प्रिंटिंग टेक्निक्स आने लगी। शंघाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शंघाई जो है शंघाई में भी प्रिंट कल्चर का एक नया फॉर्म उभर कर आया। फिर जापान में हम देखोगे कि ओल्ड जापानीज बुक डायमंड सूत्र, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जापान की सबसे पुरानी बुक का क्या नाम है? डायमंड सूत्र है, ठीक है। और जापान में प्रिंट लेकर कौन आया था? जो जापान में जो बुद्धिस्ट मिशनरी थी चाइना की, वो जापान में प्रिंट को लेकर आई, ठीक है। इसके बाद मतलब बहुत सारी पिक्चर्स है, टेक्सटाइल्स पे, प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी, ये सब प्रिंट होने लगा, ठीक है। और बहुत सारी पेंटिंग्स बनने लगी, बुक्स बनने लगी, ठीक है। विजुअल मटेरियल यानी कि पिक्चर्स, इमेजेस, ये सब बनने लगी, ठीक है। अब आता है प्रिंट कम्स टू यूरोप। मार्को पोलो क्या थे? ग्रेट एक्सप्लोरर थे, ठीक है। अब वो इटली के रहने वाले थे, तो वो उन्होंने बहुत साल चाइना में घूमे और बहुत साल चाइना में घूमने के बाद वो वापस इटली में आए, ठीक है। उन्होंने चाइना को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा और वो चाइना से प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप में लेकर आए। इटली भी तो एक यूरोप का ही पार्ट है ना। तो जब मार्को पोलो अपने देश वापस आए इटली, तो वो चाइना से वहाँ पे चाइना की जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी उसको यूरोप में लेकर आए, ठीक है। और जितनी भी लग्जरी एडिशंस थी दे वर स्टिल हैंड रिटन, मतलब कि जब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आया तो पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो था वो कंपैरेटिवली चीप था एज़ कम्पेयर टू हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वो थोड़ी महंगी होती थी, तो जो रिच पीपल होते थे वही उनको एफोर्ड करते थे। बाकी जो थोड़े लोअर क्लास थे उनके लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत अच्छा साबित हुआ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा चीप होता था।
अच्छा, अब जैसे जैसे बुक्स पढ़ने लगी तो लोगों को पसंद आने लगा, तो डिमांड्स जो है इंक्रीज़ हो गई बुक की। ठीक है, अब जो हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट्स उन्हें लिखने में बहुत टाइम लगता था, तो इसलिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया था ताकि उस डिमांड को पूरा कर सके। तो वही लिखा है यहाँ पे, हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट जो है वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ज़्यादा लोग इसे नहीं कर सकते थे, लेबेरियस था, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा वर्क लगता था, बहुत सारा लेबर लगता था, फिर उनको भी उठाने का पैसा लगता था। तो ये सब चीज़ों की वजह से मैनुस्क्रिप्ट्स के जो डिमांड थी वो कम हो रही थी, फ्रेजाइल थे, यानी ठीक से हैंडल नहीं कर सकते थे, ठीक से कैरी नहीं कर सकते थे, वरना फट जाता। ठीक है, तो इसके वजह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की डिमांड और बढ़ रही थी क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थी, ज़्यादा लेबर भी नहीं लगता था और चीप थे। अब क्या हुआ, अब देखो सबसे पहले हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट्स आए, सबसे पहले हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट्स आए, फिर उसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई। अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद आई प्रिंटिंग प्रेस, और प्रिंटिंग प्रेस भी बहुत सारा है लेकिन जो सबसे मशहूर था वो था जोहान गुटेनबर्ग का। ठीक है, तो जोहान गुटेनबर्ग जो थे वो क्या थे, एक मास्टर गोल्ड स्मिथ थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, गोल्ड स्मिथ की मतलब वो अच्छे अच्छे गोल्ड स्मिथ थे, और वो क्या करते थे कि वो अपने स्किल की मदद से वो जो है लेड मोल्ड्स बना सकते थे, और फिर उन लेड मोल्ड्स की मदद से वो ट्रिंकेट्स बनाते थे। ट्रिंकेट्स एक तरह की ज्वेलरी है। ठीक है, तो वो उन लेड मोल्ड्स, तो ठीक है, तो वो गोल्ड स्मिथ थे, तो गोल्ड स्मिथ होने की वजह से वो बहुत सारे लेड मोल्ड्स बना सकते थे, और उन लेड मोल्ड से वो फिर ट्रिंकलेट्स और ज्वेलरी बनाते थे। ठीक है, अब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। जोहान गुटेनबर्ग ही वो पहले आदमी थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऑलिव प्रेस, यानी कि मतलब कि जब वो बच्चे थे तब उनके पापा का बिजनेस था, थोड़ा बहुत वो देखते थे, तो ऑलिव प्रेस यानी कि जो ऑलिव प्रेस थी उसको देखकर उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये बात है, गोल्ड स्मिथ तो थे ही, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, उनको जो है यहाँ पे लेड मोल्ड्स तो बनाने आते थे, तो उन्होंने उन्हीं लेड मोल्ड्स की वजह से मदद से लेटर्स बनाए। तो उन्होंने ऑलिव प्रेस की मदद से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, और लेड मोल्ड्स की वजह से उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने लेटर्स बनाए। प्रिंट करने के लिए और लिखने के लिए लेटर्स चाहिए होते हैं ना, तो लेटर्स कैसे बनाए उन्होंने, लेड मोल्ड्स की मदद से। 1448 में उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस को और ज़्यादा सुधारा, और फिर बाद में जाके उन्होंने सबसे पहली बुक जो अपनी प्रिंट करी थी वो थी बाइबल की, जिसकी उन्होंने 180 कॉपीज़ बनाई थी 3 साल के अंदर। तो उन्हें बाइबल की 180 कॉपीज़ बनाने में 3 साल लग गए अपने इस प्रिंटिंग प्रेस की मदद से। ये प्रिंटिंग प्रेस किस पे बेस्ड था, ऑलिव प्रेस पे बेस्ड था, और जो गोल्ड स्मिथ थे वो तो उन्हें लेड मोल्ड्स बनाना आता था, तो उन लेड मोल्ड्स की मदद से उन्होंने क्या किया, लेटर्स बनाए ताकि प्रिंटिंग हो सके। ठीक है, और सबसे पहले बुक उन्होंने प्रिंट करी थी, सबसे पहली बुक उन्होंने बाइबल करी थी। ठीक है, अब ये जो टेक्नोलॉजी थी इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया और डिमांड भी इससे पूरी हो रही थी। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ दिक्कत थी, अभी भी ऑफकोर्स बात है, बट दिस न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली डिस्प्लेस, मतलब कि अभी तक जो है हैंड रिटन बुक्स कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि रिच और एलाइट क्लास को हैंड रिटन बुक ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, और ये जो शिफ्ट था हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग से, इसे हम कहते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो पहले क्या होते थे, हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट्स होते थे, अब क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से एक मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम शुरू हो गया। तो इसी शिफ्ट को, हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग के इस शिफ्ट को हम कहते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। ये कटनबर्ग साहब है और ये इनका प्रेस है। ठीक है, उन्होंने ऑलिव प्रेस की मदद से, ऑलिव प्रेस के बेस के ऊपर उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया। फिर ये बाइबल की उन्होंने 180 कॉपीज़ बनाई थी 3 सालों के अंदर। इसके बाद अब आता है प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। प्रिंट रेवोल्यूशन एक मतलब कि एक तरह से आप जब हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ जो रेवोल्यूशन था उसे हम कहते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। इससे लोगों की लाइफ चेंज हो गई क्योंकि अब ज़्यादा बुक्स बनने लग गई, तो ज़्यादा लोग अवेयर होने लगे। अच्छा, अब ज़्यादातर जो बुक्स होती थी वो चर्च के और मोनार्की के अगेंस्ट होती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे जब उन्होंने बुक्स पढ़ी तब उन्हें समझ में आया कि भाई मोनार्की और चर्च तो हमारे साथ इतना ज़्यादा धोखा करते हैं, तो उनका जो मन में जो मोनार्की और चर्च के जो रिस्पेक्ट है वो गिरने लग गई। ठीक है, लोगों के परसेप्शन, मतलब पहले वो मोनार्की को बहुत अच्छा समझते थे, चर्च को अच्छा समझते थे, पर अब उनका परसेप्शन उनके लिए चेंज हो गया, अब वो दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखने लगे। प्रिंट रेवोल्यूशन से 3 चीज़ें हुई, एक रीडिंग पब्लिक, यानी कि अब लोग ज़्यादा पढ़ने लगे,
रिलीजन के ऊपर डिबेट्स होने लगे, क्योंकि जो चर्च मोनार्क थे वो क्या करते थे, लोगों के धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। अब जब लोगों ने बुक्स पढ़ी तब उन्हें समझ में आया कि कैसे लोग उनके धर्म का मजाक बनाते थे और उनके धर्म की मदद से अपना काम निकलवाते थे। और प्रिंट एंड डिसेंट, ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। न्यू रीडिंग पब्लिक देखते हैं। न्यू रीडिंग पब्लिक में क्या है कि अब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पढ़ने लग गए थे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स आ गई थी मार्केट में प्रिंटिंग प्रेस की मदद से। पहले हैंड रिटन थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो बनाने में काम लगता था, ऊपर से सिर्फ रिच पीपल अफोर्ड कर सकते थे, तो इतना रीडिंग का क्रेज़ नहीं था। बट जब प्रिंटिंग प्रेस आया और बुक्स इतनी ज़्यादा बनने लग गई, तब लोगों के अंदर भी इंटरेस्ट जाग गया, वो भी क्या बनने लगे, करने लगे, रीड करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रिंटिंग मीन्स का फर्स्ट कॉस्ट कम हुआ, क्योंकि सस्ते में बनने लगी बुक्स, टाइम यानी कि कम टाइम में बनी और कम लेबर के साथ। तो कि मशीन थी ना, मशीन को चलाने के लिए बस 1-2 लोग चाहिए, लिखने के लिए तो कम से कम बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं ना। अब कॉमन पीपल लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। अब क्या होता था कि जो साधारण लोग होते थे वो ज़्यादातर इलिटरेट होते थे उस ज़माने में। मतलब कि आप आधी से ज़्यादा जनती आधी से आधे जो आधे से जो ज़्यादा जनता होती थी वो इलिटरेट होती थी। ठीक है, अब वो बुक्स पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं ना, दे आर इलिटरेट। तो इसीलिए जो लोग, मतलब कि जैसे कि एक गाँव है, अब लेट्स से कि ये गाँव में ये सारे लोग हैं, ठीक है, ये सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन सब के बीच में एक आदमी है और ये सारे जो है लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे लोग हैं। और लेट्स से कि ये एक आदमी और लेट्स से कि यहाँ पे 1000 लोग हैं। 1000 ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसको हम कर देते हैं, लेट्स से 100 लोग हैं, यहाँ पे 100 लोग हैं, यहाँ पे क्या है 100, अरे यार, यहाँ पे लेट्स से 100 लोग हैं और यहाँ पे एक आदमी है। ये एक आदमी क्या है, लिटरेट है, और ये 100 लोग इलिटरेट है। उस ज़माने की यही कंडीशन होती थी। तो क्या होता था कि इन 100 लोगों को तो बुक्स पढ़ना आता नहीं था, लेकिन सिर्फ यही आदमी बुक्स पढ़ सकता था। तो ये क्या करता था कि सब लोगों को एक जगह बुला लेता था और फिर ये पब्लिक के बीच में उस बुक को पढ़ता था और फिर पब्लिक उसे सुनती थी। तो एक ओरल कल्चर डेवलप हो गया, यानी कि अब जो लोग थे वो पढ़कर नॉलेज गेन नहीं कर रहे थे, वो सुनकर नॉलेज गेन कर रहे थे। तो इसे हम कहते हैं ओरल कल्चर, यानी कि लोग सुनकर नॉलेज गेन कर रहे थे, क्योंकि वो लिटरेट नहीं थे। ठीक है, जो लिटरेट पर्सन होता था वो सैक्रेड टेक्स्ट रीड करता था, जैसे बाइबल हो गया, फिर और भी कुछ चीज़ हो गई, बैलेड्स हो गए यानी कि सॉन्ग्स हो गए, फोक टेल्स हो गई, तो इन सबको वो नरेट करता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा बुक्स बनने लगी उतने ज़्यादा लोगों के अंदर रीडिंग के प्रति और ज़्यादा एक डिज़ायर डेवलप होने लगा। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ न्यू रीडिंग कल्चर वॉज ईजी एज द लिटरेसी लेवल वर वेरी लो। ठीक है, मतलब कि उस टाइम पे लिटरेसी वही कम थी, मैंने वही बताया था आपको, और वही ना विलेजेस में और टाउन्स में रिसाइड करते थे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ओरल कल्चर जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, द हियरिंग पब्लिक एंड द रीडिंग पब्लिक बिकम इंटरमिंगल। अब जो लोग सुन के नॉलेज गेन करते थे और जो लोग पढ़ सकते थे, मतलब कुछ लोग लिटरेट थे तो पढ़कर नॉलेज गेन करते थे, और कुछ लोग इलिटरेट थे तो सुनकर नॉलेज गेन करते थे। तो इससे क्या हुआ कि एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इन दोनों लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बैठ गया। ये इस पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, और ये इस पे डिपेंडेंट था, तो एक तरह से इंटरमिंगल हो गए। रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब क्या हुआ, प्रिंट की वजह से बहुत सारे आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे पूरी सोसाइटी में, और ये जो आइडियाज़ थे ये लोगों के अंदर डिबेट और डिस्कशन की भावना लेकर आए, मतलब कि एक तरह से लोगों के अंदर विद्रोह की भावना लेकर आए। अब ऐसा क्यों, ठीक है, रेबेलियस एंड इरिलीजियस थॉट्स माइंड पे। अच्छा, उस टाइम पे जो मोनार्की होती थी, चर्च होते थे, यहाँ तक कि आर्टिस्ट और पोइट्स होते थे, उन लोगों का एक डर था। उन्हें लगने लगा कि भाई प्रिंट के आने से जो कुछ लोग हैं वो बिना मतलब कि आलतू फालतू बातें बुक्स में डाल देंगे, लोग पढ़ेंगे और उन्हें पढ़कर जो लोग हैं वो अपने रिलीजन के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, तो वो इरिलीजियस हो गए। मतलब कि कुछ लोग ऐसे हो गए जो बेफालतू की बातें लिखेंगे रिलीजन के नाम पे, फिर लोग पढ़ेंगे, इसकी वजह से लोग क्या हो जाएंगे, इरिलीजियस हो जाएंगे, मतलब लोग अपने रिलीजन पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, और रेबेलियस मतलब कि विद्रोह करना स्टार्ट कर देंगे अपने रिलीजन के ऊपर। ठीक है, तो उन्हें डर था कि ये प्रिंट की वजह से ये सब हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारा वैल्यूएबल लिटरेचर है जिस पे लोगों को विश्वास करना चाहिए वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और उनके अंदर ठीक है, दिस एंजाइटी टू द दिस एंजाइटी टू द वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिंट मीडिया। ठीक है, तो
उन्हें जो है डर लगने लगा कि वो जो है उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे। 1517 के अंदर एक रिलीजियस रिफॉर्मर आए, मार्टिन लूथर, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी। मार्टिन लूथर कौन थे? एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर, और 1517 में उन्होंने 95 थीसिस लिखी, और उन 95 थीसिस में उन्होंने जो है रोमन कैथोलिक चर्च को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा, ठीक है। और उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के बहुत ज़्यादा पोस्टर्स लगाए, उनके अगेंस्ट बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसकी वजह से लोगों को समझ में आया कि कैसे चर्च जो है उनकी भावनाओं के साथ खेली थी। बहुत सारे लोग लूथर के साथ आए, बहुत सारे लोग लूथर के अगेंस्ट थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो क्रिश्चियनिटी था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स वो थे जो चर्च को सपोर्ट करते थे, और प्रोटेस्टेंट्स वो थे जो चर्च को सपोर्ट नहीं करते थे। जो मार्टिन लूथर था वो एक प्रोटेस्टेंट था, क्योंकि वो चर्च को सपोर्ट नहीं करता था, उसने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज़ किया था। तो एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की यहाँ से शुरुआत हुई, और चर्च के खिलाफ क्रिटिसिज्म भी। डिसेंट कैसे हुआ लोगों में? तो प्रिंट और रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ। मतलब जो लोग थे वो अपने ही इंटरप्रिटेशन करने लगे फेथ के, यानी कि अपने रिलीजन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनके रिलीजन में ये बात लिखी है, तो लोग क्या करते थे कि इसी को उलट फिलट के कुछ भी जो है दूसरे अपनी किताबों में छाप देते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ABFGW। अब उसने पढ़ा किसी ने, और उसने आलतू फालतू यहाँ पे लिख दिया ABFHV, इसने ऐसे लिख दिया। मतलब कि एक तरह से आप समझ सकते हो कि उसने यहाँ की बात जो सही थी उसे लगा कि ये नहीं होना चाहिए, उससे लगा ये होना चाहिए, तो उसने अपनी किताब में ही लिख दिया। फॉर एग्जांपल अगर ये बुक फेमस हो गई तो लोग ये ज़्यादा पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, जिसकी वजह से सच छुप जाएगा और झूठ बाहर निकल कर आ जाएगा। तो वही चीज़ थी कि उस टाइम पे जो लोग थे वो अपने धर्म को, अपनी ही फेथ को, अपने ट्रेडिशन की अलग अलग इंटरप्रिटेशन बनाए थे। कुछ लोगों का मानना था रिलीजन ये है, कुछ लोगों का मानना था रिलीजन ये है, और फिर वो जो भी उनके आइडियाज़ थे रिलीजन को लेकर सब बुक्स में छापते रहे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे वो पढ़ते थे कि भाई इसका तो मतलब ये होना चाहिए रिलीजन का, उसका मतलब उसके लिए तो रिलीजन का मतलब ये है। तो सबके अंदर रिलीजन को लेकर अलग अलग भावनाएं थी। मेनोकियो जो था उसने बाइबल को इंटरप्रेट करा, और जब रोमन कैथोलिक चर्च ने देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि मेनोकियो ने जिस तरीके से बाइबल को इंटरप्रेट करा है वो बहुत ही गलत है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेनोकियो को क्या कर दिया, हैंग कर दिया, उसे परसिक्वेट कर दिया, उसे एग्जीक्यूट कर दिया फॉर एस हेरिटिकल आइडियाज़। यानी कि जो उसने धारणा बनाई बाइबल को लेके उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने क्या किया, उसको मेनोकियो को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। किसने कर दिया? रोमन कैथोलिक चर्च ने। हेरेटिकल मतलब कि चर्च के आइडिया से कि जब आप खिलाफ हो जाओ उसे हेरेटिकल बोलते हैं। एक वर्ड आता है इंक्विजिशन। इंक्विजिशन क्या होता है? एक ट्रायल कह सकते हो आप, ठीक है। मतलब कोर्ट, मतलब कि जब रोमन कैथोलिक कोर्ट, अ फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स। मतलब कि जब भी कोई बाइबल को या फिर रोमन कैथोलिक चर्च के आइडियाज़ को गलत इंटरप्रेट करता है तब उसे जो है इसी कोर्ट के अंदर सज़ा दी जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हाँ, अब जो रोमन कैथोलिक चर्च है उन्हें लगने लगा कि भाई मेनोकियो तो ठीक है, लेकिन ऐसे तो और भी निकल कर आएंगे जो बाइबल को और उनके आइडियाज़ को गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बनाई 1558 में, जिसमें उन्होंने सारे बुक्स के नाम लिखे, ऑथर्स के नाम लिखे, और बोला कि अब से ये बुक्स पब्लिश नहीं होगी, इन पे सेंसरशिप लगा दी। और जब भी उन्हें लगता कि मार्केट में कोई नई बुक आई ये भी उनके खिलाफ है तो वो उसे भी सेंसर कर देते थे साथ के साथ। इससे क्योंकि उन्हें डर था कि लोग जो इन्हें पढ़ेंगे तो वो गलत इंटरप्रिटेशन बना लेंगे। रीडिंग मीडिया की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताया उस टाइम 60 to 80% पॉपुलेशन जो थी लिटरेसी लेवल जो था वो बढ़ गया था, 60 से 80 हो गया था उस टाइम पे यूरोप में प्रिंट के आने के बाद, ठीक है। हाई लिटरेसी लेवल क्रिएटेड नहीं, अच्छा, जब लिटरेसी बढ़ी, स्कूल्स बढ़े, तो लोग ज़्यादा बुक्स पढ़ने लग गए। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स टू रोम एंड सेल बुक्स। अब भाई बुक की इतनी डिमांड बढ़ गई कि हर घर में लोगों को बुक्स चाहिए थी। अब एक साथ इतनी सारे बुक्स को भेजना बुक सेलर्स के लिए डिफ़िकल्ट था, तो उन्होंने जो है पेडलर्स को एम्प्लॉय किया ताकि वो हर घर जाके बुक्स को पहुंचा सकें। आते हैं प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। मैनी हिस्टोरियंस बिलीव प्रिंट कल्चर क्रिएट कंडीशन विच लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि प्रिंट कल्चर की वजह से क्या आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया।
उनका मानना था कि फ्रेंच एवोल्यूशन किसी वजह से है, प्रिंट कल्चर की वजह से है। प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट। पहला पॉइंट क्या है इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है print popularized the ideas of Enlightenment thinkers, which included critical commentary on traditions, superstitions, and despotism. Voltaire and Rousseau were among the prominent Enlightenment thinkers. तो उस टाइम पे जब प्रिंट आया तब बहुत सारे लोग जो थे बहुत सारे लोग थे जो ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन और डिस्पोटिज्म के खिलाफ थे। ट्रेडिशन मतलब कि चर्च कंजर्वेटिव्स हो गए, ठीक है। सुपरस्टिशन मतलब कि कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई मैच देख रहे हैं तो ऐसे सुपरस्टिशन से बना देते हैं कि अगर हम यहाँ बेड से उठेंगे या फिर अगर हम ये चीज़ उठाएंगे तो वो आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी सुपरस्टिशन बना लेते हैं। या फिर हम ये बनाते हैं कि काली बिल्ली बैड लक लाती, तो ये सुपरस्टिशंस हो गए। डिस्पोटिज्म मतलब कि राजा का ताना, मतलब कि मोनार्की आप कह सकते हो। या फिर डिस्पोटिज्म एक ऐसा काइंड ऑफ रूल होता है जिसमें जो हेड होता है वो सिर्फ अपनी चलाता है, दूसरों की नहीं सुनता है। तो जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स होते थे वो इन तीनों के खिलाफ होते थे और वो अपनी बुक्स में इन तीनों के खिलाफ लिखते थे, ठीक है। अब जो मोस्ट फेमस एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो थे वो थे वोल्टेयर, रोसियो, एक थॉमस पेन भी है, बुक में होगा। ये तीनों जो थे बहुत ही फेमस एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे। इन्होंने जो है सुपरस्टिशन, ट्रेडिशन और डिस्पोटिज्म के खिलाफ बहुत सारे राइटिंग्स लिखे। दूसरा पॉइंट क्या था कि जनरल पब्लिक, अच्छा, जब प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। जब लोगों ने बुक्स पढ़ी तब उनके अंदर मोनार्की और चर्च के लिए क्या आई, बहुत सारा विद्रोह का भावना आया उनके। अब वो जो है एक साथ डिस्कस करने लगे, डिबेट करने लगे। किसके ऊपर, अभी पढ़ते हैं। जनरल पब्लिक बिगेन टू डिस्कस द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड ट्राई टू रीवैल्यूएट द एस्टैब्लिश्ड नोशंस। अब क्या हुआ कि जो जनरल पब्लिक थी, जब उन्होंने बुक्स में पढ़ा, तो कि बहुत सारे लोग जो थे वो मना के खिलाफ लिख रहे थे। जब उन्होंने वो पढ़ा, उनकी राइटिंग्स को पढ़ा, तब उन्हें समझ में आया कि जो हमारे जो वैल्यूज़ है, जो नॉर्म्स है, इंस्टीट्यूशंस जो है, वो सब हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं। तो जो जनरल पब्लिक थी यानी कि कॉमन पीपल थे, वो वैल्यूज़, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन के खिलाफ डिबेट करने लगे, डिस्कस करने लगे आपस में। और उन्होंने डिमांड रखी कि इनको चेंज करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल गलत है। 1780s तक क्या हुआ, देयर वाज अ सर्ज इन लिटरेचर विच मॉक द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज द मोरालिटी। अब क्या हुआ कि जो मार्केट थी, मार्केट के अंदर वो बुक्स बहुत ज़्यादा फैलने लगी जो मोनार्की को और चर्च को क्रिटिसाइज़ करती थी। 1780s तक, 70s के टाइम पीरियड में बहुत सारी बुक्स फैली मार्केट में जो चर्च और मोनार्की को क्रिटिसाइज़ करती थी, ठीक है। प्रिंट हेल्पिंग क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ द रॉयल्टी दैट दे इंडल्ज इन देयर ओन प्लेजर एट द एक्सपेंस ऑफ कॉमन पब्लिक। मतलब कि जो बहुत सारी बुक्स होती थी उसमें मेनली ये बात लिखी होती थी कि जो मोनार्क्स होते हैं, किंग्स होते हैं और जो हायर पोस्ट में जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने सुखों में क्या है, व्यस्त है, अपनी ही हैप्पीनेस में वो इंडल्ज है और वो कॉमन पीपल के हैप्पीनेस को नहीं देखते हैं। उन्होंने ऐसे दिखाया, ठीक है। और बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।